ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इन्हें इस तरह के आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, ना भूलें और ना ही माफ करें। अभी हाल ही में आपने देखा है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया। उसके बाद भारत ने कड़े कदम उठाए, पाकिस्तान ने भी इस पर रिएक्ट किया। हम लोगों ने सिंधु जल संधि भी स्थगित की है, उन्होंने शिमला समझौते से बाहर होने की बात की है। तो इन सब के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। तो आप देखेंगे कि पहलगांव में पाकिस्तानी पोषित आतंकियों की ओर से जिस तरह पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर हत्या की गई, वह मानवता को कलंकित करने वाली बर्बर घटना है। क्या है? बर्बर घटना है। और मैं कहता हूं कि इनके पक्ष में अगर कोई भी खड़ा है ना, तो वो हैवान ही होगा। और आप देखिए, जिहादी आतंकियों ने पहले भी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया, पर भारत में यह पहली बार है जब लोगों का मजहब पता कर हत्या कर दी गई। साफ है कि आतंकी मजहबी उन्माद से प्रेरित थे। आतंकियों की ओर से इस तरह की हत्या करने का एक मकसद भारत में हिंदू मुस्लिम खाई पैदा करना भी था। यह अच्छा है कि उनके और पाकिस्तान के इस मकसद को पूरा ना होने के लिए भारत के लोगों ने कमर कस ली है। मुस्लिम समाज ने पहलगांव की घटना का जिस तरह विरोध किया, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और वहां की कहा कि इस घटना से इस्लाम को बदनाम किया है, वह स्वागत योग्य है। देश में आगे भी सद्भावना बनी रहे, यह देखना सभी समुदायों की जिम्मेदारी है। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में मस्जिदों से भी इस घटना की, जो ये आतंकी घटना हुई, इसकी आलोचना की गई है। ये बड़ी बात है, अभी तक आप देखें ऐसा नहीं होता था। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो आतंकी है ये मुस्लिमों के हितैषी हैं, जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं, बिल्कुल नहीं भैया, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप सोचिए, जो पर्यटन के लिए जाते हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? वहां जो आप देखिए काम करते हैं रोजगार में, और जाकर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग वहां रोजगार पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र योगदान देता है। तो जम्मू कश्मीर को भी तो नुकसान हो रहा है। पहलगांव की घटना उन चुनिंदा आतंकी घटनाओं जैसी है जिसने दुनिया का आतंक के प्रति सोच बदला है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने स्थानीय आतंकियों से मिलकर इस घटना को अंजाम इसलिए भी दिया ताकि यह दिखा सकें कि कश्मीर का माहौल बदला नहीं है, वहां शांति नहीं लौटी है। और देखिए, एक बात और मुझे समझ में नहीं आई कि हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके तुच्छ है। मतलब आप सोचिए कि बेशरम देश के बारे में, हम वहां के लोगों के बारे में, वहां नेताओं के बारे में हम क्यों बात करें? वो तो लीचड़ है ही। लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा पर एक तरह से ध्यान देना होगा, समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान को कश्मीर में सामान्य होती स्थिति वहां रास नहीं आई। उसने पहलगांव हमले की साजिश रची। पाकिस्तान से आतंकी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते ही रहते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, और कुछ कश्मीर के आतंकियों से मिलकर आतंक को बढ़ावा देते हैं। यह सिलसिला इसलिए रुक नहीं रहा है क्योंकि कश्मीर में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस मुगालते में है कि वे पाकिस्तान की मदद से आतंकी के सहारे कश्मीर को मजहब के नाम पर आजाद करा लेंगे, इसलिए वे आतंक की राह पर चलते रहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान उन्हें उकसाता ही नहीं, हथियार और प्रशिक्षण देने के साथ हर तरह की मदद भी देता है। इन मुट्ठी भर लोगों की पहचान तब संभव है जब कश्मीर की जनता उनके खिलाफ खुलकर खड़ी हो। पहलगांव की घटना के बाद अनेक लोग खड़े हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पर्यटकों का पर कहर बरपाने वाले आतंकी छिपने में सफल रहे। आखिर किसी ने तो उनकी मदद की होगी। और आप सोचिए कि वहां सरकारी कर्मचारी कुछ अभी समय पहले पकड़े गए थे आतंकियों की मदद करते हुए, आतंकी घटनाओं में लिप्त पाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और बिना भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी मदद की इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, समझ रहे? इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें चिन्हित करना चाहिए जो हमारे भारतीय हैं, जो खा रहे हैं भारत का और गा रहे हैं पाकिस्तान का। कश्मीर में स्थितियां सामान्य हो रही, यह संदेश भारत सरकार लगातार देश दुनिया को दे रही थी। इसलिए और वहां G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव कराए गए। पर कश्मीर में अब सब कुछ सामान्य नहीं था। वहां आतंकियों, उनके समर्थकों की गतिविधियां जारी थी, और आप देखिए इसी कारण वहां आतंकी घटनाएं हो रही थी और जिनसे सेना को भी निशाना बनाया जा रहा था। इन घटनाओं की तह तक जाने की जरूरत थी। पहलगांव की घटना इस ओर संकेत करती है कि कश्मीर में कुछ ऐसे आतंकी तत्व भी शांति के पक्ष में होने का दिखावा करने लगे हैं थे, जिन्हें आर्थिक लाभ के चलते पर्यटकों के आने से तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वे भारत से बैर करना और आतंकियों के साथ देना नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे सभी तत्वों की पहचान और धरपकड़ पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना आवश्यक था। आतंकी घटनाओं में कमी के बाद भी आतंक के प्रत्येक समर्थक की चुन चुनकर कमर तोड़ी जानी चाहिए थी, ताकि वे पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर कोई कारनामा ना कर पाते। G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है।
इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अब 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। और इसमें अगर आप देखें कौन कौन है मेंबर, तो आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, इसमें आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। पहलगांव की घटना के बाद इस प्रश्न का जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर पहलगांव में जहां पर रोज 2-2.5 हजार पर्यटक पहुंचते थे, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये सवाल खड़े होते हैं। पहलगांव के पहले कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी घटनाएं हुई, उनके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। उड़ी में हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इसके बाद पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान ने भारत की इस सैन्य कार्रवाई से सबक नहीं सीखा। वह सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के नेतृत्व में फिर से पुरानी राय पर आ गया है। भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के साथ अन्य फैसले लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। और देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि जो 6 नदियों के पानी के बंटवारे की बात हो रही, 1960 में आप देखते हैं कि यह समझौता हुआ था। ये जरूर आप लोग याद रखिए, कब हुआ था? 1960 में यह समझौता हुआ था। इसमें आप देखते हैं भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज के पानी का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी सिंधु, झेलम और चेनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन है। और ये आप देखते हैं कि भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने कहा कि इस समझौते से पीछे हटने का मतलब युद्ध के ऐलान जैसा है। फिलहाल जो मौजूदा ढांचा है उसमें पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकना तत्काल संभव नहीं है, लेकिन भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है और तैयारी भी कर रहा है। और आप देखिए, पाकिस्तान जब तक सुधरने का नाम नहीं लेता, भारत को उस पर दबाव बनाए रखना होगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आगे हालात जैसे भी हों, उसे भारत से पहले जितना पानी नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान ने उस शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दी जिसका कभी उसने सम्मान किया ही नहीं। वह तो इसका आप देखते हैं उल्लंघन करता रहा। वह समझौते के खिलाफ जाकर कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है। जो आप देखिए, जो 1971 में युद्ध हुआ था ना, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप देखिए, इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान है बांग्लादेश की आज़ादी में। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता रहा, आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा। शिमला समझौते के बाद भी कारगिल में घुसपैठ हुई, ना जाने कितने आतंकी हमले हुए। यदि पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा से पीछे धकेलकर पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक खदेड़ सकती है। ध्यान रहे कि भारत की संसद का यह प्रभाव है कि गुलाम कश्मीर को वापस लिया जाए। पहलगांव की घटना इतनी भयानक है कि इसका प्रतिकार होना तय है। यह वक्त बताएगा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आएगा या पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में, या अन्य किसी रूप में। पहलगांव में जो नरसंहार हुआ उसे ना तो भूला जा सकता है, ना ही पाकिस्तान को माफ किया जा सकता है। और इसलिए और भी नहीं, क्योंकि पहलगांव हमले पर पाकिस्तान के जनरलों, नौकरशाहों, नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत भौंडी, उकसावी आतंक का महिमामंडन करने और उसके साथ बेशर्मी से खुलकर खड़े होने वाली है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए किसके द्वारा लिखा, संजय गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया। एक जैसे भूकंप और ट्रंप। अब जो ज्योतिषी भी कहने लगे कि ना तो ट्रंप का ठिकाना ना है भूकंप का, दोनों ही भविष्यवाणी करना असंभव है, ये हास्य व्यंग कसा जा रहा है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल देता हूँ। कश्मीर जाने वाले पर्यटक, ये संख्या लाख में है। 2021 में 6.7, 2000 आप देखते हैं कि 22 में 26.7, 2023 में 31.6, 2024 में ये आप देखते हैं 35.0। भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये याद रखिएगा। इस सत्य दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन जगत को मिथ्या और ब्रह्मा को सत्य मानता है। संसार और जीवात्मा भी ब्रह्मा के ही भाग हैं। ब्रह्मा परम सत्य है जो सभी का स्रोत और आधार है। ब्रह्म संसार को एक अलग वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा के सत्य होने का अर्थ है जो भी है जड़ या चेतन, सब उस एक परमात्मा से ही अभिव्यक्त हुए, अंत में उसी में ही विलीन होंगे। संपूर्ण साकार जगत उसकी भी अभिव्यक्ति है, पर जगत मिथ्या यानी कि जगत जैसा दिखता है वह वास्तविकता में है नहीं। और जहां जगत को असत्य नहीं कहा जा सकता परंतु मिथ्या कहा गया है। असत्य वह है जो कभी था ही नहीं, पर मिथ्या वह है जो सिर्फ आंखों से दिख रहा है, लेकिन उसका मूल रूप कुछ और ही है। क्या है? कुछ और ही है। सत्य के अनुभव भी सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए सत्य भी 3 प्रकार से प्रकट होता है। प्रतिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और
पारमार्थिक सत्य, प्रतिभाषिक सत्य जो व्यक्ति के निजी अनुभव का परिणाम होता है। जैसे स्वप्न में देखी गई घटना हर व्यक्ति का निजी अनुभव है जो किसी और ने नहीं देखा, पर स्वप्न टूटने पर समझ आ जाता है कि स्वप्न में देखी गई घटनाएं एक मिथ्या अनुभव है, जहां व्यक्ति कहता है कि जगत है क्योंकि आप देखते हैं मैं अनुभव कर रहा हूं। व्यवहारिक सत्य में एक ही घटना का सबक का अलग है या एक समान अनुभव हो सकता है, या पर घटना घटी या अनुभव तो सब करते हैं। यहाँ व्यक्ति कहता है कि जगत में है इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं, परंतु ये दोनों ही प्रकार के सत्य मिथ्या होते हैं क्योंकि दोनों ही देश काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष हैं। अतः सत्य वही एक पारमार्थिक सत्य होता है जिस पर जगत निर्भर है, जो देश काल परिस्थिति की परिधि के नियंत्रण से परे है, जो सभी कालों में शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वेदांत हमें उस पारमार्थिक सत्य से एकाकार करने का ही मार्ग है। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। पाकिस्तान का पागलपन, वही आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने कारियाना हरकत की ना। आतंक का समर्थक कोई देश कितना निर्लज्ज हो सकता है, यह पहलगांव के भीषण आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य अफसरों, नौकरशाहों, नेताओं की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। पहले तो पाकिस्तान आतंकी घटनाओं में अपना हाथ मिलने पर तरह तरह की सफाई देता है, खुद को आतंकवाद से पीड़ित होने की बात करता है, आतंकी देश की अपनी छवि सुधारने का दिखावा करता है, नाटक करता है। लेकिन अब तो वह पूरी बेशर्मी पर उतर आया है। इसका पता वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से मिलता है कि हम 30 वर्षों से आतंकी तैयार करने का काम कर रहे थे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने यह गंदा काम अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के कहने पर किया, लेकिन क्या इन देशों ने जिहादी आतंकी की फैक्ट्री तैयार करने के लिए उसे बंधक बना लिया था? सब जानते हैं कि वह डॉलरों के लालच में इस्लाम जगत का अगुवा बनने के लिए ये सब कर रहा था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भी गंदा काम लंदन में पाकिस्तान उच्चायुक्त के एक राजनयिक ने तब किया जब पहलगांव हमले को लेकर वहां रहे भारतीय अपना रोष प्रकट कर रहे थे, तो इस राजनयिक ने अपने उच्चायुक्त की बालकनी पर आकर भारतीयों को का गला काटने की धमकी दी। गनीमत है कि उसने अपने हाथ में चाकू नहीं थामा था और उसने इस्लामिक स्टेट के खूंखार जिहादियों जैसा इशारा कर भारत को भी, पाकिस्तान को भी शर्मनाक किया है। यह भी बताया कि वहां के शासन के उच्चतर स्तर पर कैसी घृणित मानसिकता वाले लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस पर हैरानी नहीं कि भारतीयों का गला रेतने का इशारा करने वाला राजनयिक मूलतः पाकिस्तान का कर्नल है, जो लंदन में रक्षा सलाहकार के रूप में तैनात है। पाकिस्तान तो उसकी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन ब्रिटेन को इस पर सोचना चाहिए कि क्या वह अपनी धरती पर ऐसे राजनयिकों को सहन कर सकता है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ की जनता की स्थिति खस्ता हाल में, और आप देखते हैं कि भूखमरी है, और आप देखते हैं कि यहाँ के देश की भी हालत, बस नेता और सेना जो अफसर हैं वो माला माल है। इस राजनयिक की हरकत से यह और अच्छे से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह किसी जिहादी संगठन में तब्दील हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ही है, जो जिहादी मौलाना की तरह नफरत भरे भाषण करते हैं। एक ऐसा भाषण उन्होंने पहलगांव हमले के सप्ताह भर पहले ही दिया था, और इस हमले के बाद भारत में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाए भारत ने, उनके जवाब में उसकी ओर से जैसे बयान वे भी यही बताते हैं कि भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। कोई परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, कोई सिंधु जल समझौते रोकने के फैसले को युद्ध की घोषणा जैसा बता रहा है, कोई रक्त बहाने की बात कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है। एक और बात बता दूं, यहाँ की सेना अभी हाल ही में यहाँ प्रवासी कोई सम्मेलन हुआ था, वहां सेना प्रमुख ने आप देखते हैं कि संबोधित किया था। हमारे देश में आप देखिए प्रधानमंत्री और आप देखते हैं राष्ट्रपति आपके करते हैं, वहां की सेना की कंपनियां चलती हैं अपनी राजनीति में, डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्ट भी रहता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारी सेनाओं का काम है रक्षा करना, वो अपना बाखूबी कर्तव्य निभाते हैं। हमारे नेता राजनीति करते हैं, लेकिन वहां अलग ही मामला है। वो कब किसे प्रधानमंत्री बना दें, किसे राष्ट्रपति बना दें, किसे हटा दें, ये वो ही जानते हैं सेनाध्यक्ष। राजधानी का विस्तार, झारखंड की राजधानी रांची में जनसंख्या, नागरिक सुविधाओं का दबाव है। अलग राज्य गठन के साथ ही ग्रेटर रांची के निर्माण की मांग होती रही है। गौर करने वाली बात यह भी कि एक ही साथ अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को ग्रेटर रायपुर के तौर पर एक विकसित और सुव्यवस्थित संरचना मिले 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों को अभी भी राजधानी क्षेत्र के विस्तार की प्रतीक्षा है। अब स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से रामगढ़ के उपायुक्त को पत्र लिखकर 600 एकड़ जमीन की पहचान करने को कहा गया है। बता दें कि रांची से बोकारो के बीच 6 लेन हाईवे भी निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके अलावा इस क्षेत्र में धनबाद से लेकर हजारीबाग, कोडरमा और चतरा जैसे जिले जहां पावर प्लांट समेत कई उद्योगों की श्रृंखला बन रही है।
पतरातू में एनटीपीसी के प्लांट से उत्पादन होने वाला है। ऐसे में घर राजधानी का विस्तार इस क्षेत्र में होने से विकास की नई कहानी लिख जाएगी। इस क्षेत्र में सड़क से लेकर बिजली और दूसरी आधारभूत संरचनाओं की स्थिति पहले से बेहतर है। विस्तृत राजधानी क्षेत्र का अगर निर्माण होता तो शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं समेत जीवन शैली के कई क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल होंगी। इस पहल का स्वागत होना चाहिए। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखिए छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णु देव साई रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या छत्तीसगढ़। झारखंड की बात करें तो ये आप देखिए झारखंड है, रांची इसकी राजधानी है। ये बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। ये आप देखिए 81 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और संतोष गंगवार यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी की जल भंडारण क्षमता में आ रही है कमी। पृथ्वी की भूमि पर जल भंडारण करने की क्षमता कमजोर हो रही है। मिट्टी, झीलों, नदियों और बर्फ में संग्रहित पानी की भरपाई उस तरह नहीं हो पा रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। विज्ञानियों ने एक नए अध्ययन में कहा कि भूमि आधारित जल भंडारण में भारी कमी का सीधा संबंध हमारे ग्रह की बढ़ती गर्मी से है। अध्ययन से निष्कर्ष कृषि भूमि की उत्पादकता के बारे में चिंता पैदा करते हैं और हमारे वैश्विक जल चक्र के लिए बड़े बदलावों का संकेत देते हैं। पृथ्वी का भूमि जल भंडारण प्रकृति के ताजे पानी की बचत खाते की तरह है और इसमें आप देखिए मिट्टी की नमी, बर्फ के ढेरों, ग्लेशियरों, आर्द्रभूमि, झीलों और भूमिगत जलाशयों में संग्रहित पानी शामिल है। नदियां लगातार पानी की बहाती हैं, लेकिन ये जल स्रोत जलाशयों की तरह काम करते हैं। ये पानी को तब तक अपने स्थान पर रोके रखते हैं जब तक कि वह वाष्पित ना हो जाए और आप देखिए पौधों द्वारा अवशोषित ना हो जाए और या फिर जमीन की गहराई में रिस ना जाए। जल चक्र सब कुछ गतिशील रखता है, लेकिन भूमि आधारित भंडारण कम वर्षा या सूखे के दौरान आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करता है। पिछले कुछ वर्षों से मनुष्य की गतिविधियां उस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। हम प्रकृति की जल भरपाई क्षमता की तुलना में भूजल को तेजी से बाहर निकाल रहे हैं, विकास के लिए आर्द्रभूमि को सुखा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्लेशियरों को सिकोड़ रहे हैं। इस बदलाव का कुछ हिस्सा बढ़ते वैश्विक तापमान से जुड़ा है। अतिरिक्त गर्मी मिट्टी की नमी को कम करती है, साथ ही फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस गैसों वायुमंडल में गर्मी को जकड़ती रहती है, जिससे सूखापन बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसों में भविष्य में भी ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण बनती रहेगी और भूमि जल की कमी से महासागरों के पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। भूमि पर कम पानी का मतलब है समुद्र में अधिक पानी या अतिरिक्त महासागरीय जल समुद्र के स्तर को लगातार ऊपर की उठाता है। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के समक्ष बाढ़ का खतरा रहता है। जल के जमाव के स्थान में परिवर्तन से पृथ्वी पर द्रव्यमान का वितरण भी भिन्न होता है। इस छोटे से बदलाव को वैश्विक महासागरीय धाराओं पर भी प्रभाव पड़ता है। और जलवायु रिकॉर्ड औद्योगिक क्रांति के समय से पृथ्वी के धीरे धीरे गर्म होने की ओर इशारा करती है, लेकिन हाल में अधिक तेज गर्मी भूजल की कमी की प्रवृत्ति को बढ़ा रही है और तटीय आबादी की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाती है। इस बीच विशेषज्ञों ने पृथ्वी के घूमने की में थोड़ी सी अस्थिरता का पता लगाया। भूमि जल में कमी इस अस्थिरता को बढ़ाती। जल भंडारण में सुधार के लिए जल प्रबंधन कार्बन नीतियों को बदलना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए, इन टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। आज देखिए संडे है तो आज काम के आर्टिकल कम ही रहेंगे भाई, ठीक है। 3 के बाद अब रील आधारित लेखन। पिछले 1 दशक में इंटरनेट मीडिया के प्रसार के बाद ये युवा पाठकों के बीच पुस्तक के लोकप्रिय होने का पैमाना भी बदल रहा है। नई पीढ़ी के पाठक इंटरनेट मीडिया पर बहुत प्रसारित रील से संबंधित कंटेंट को अधिक प्राथमिकता देते पाए गए जा रहे हैं। ऐसे में पुस्तकें प्रकाशकों ने भी अपने रुख में परिवर्तन किया। इतना ही नहीं, पुस्तक छापने से पहले प्रकाशक कंटेंट के साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लेखकों के फॉलोवर्स की संख्या कितनी है, ताकि उसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो सके। देख रहे हैं सब ये। आप देखिए किताब में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, दिलचस्पी हो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, कोई कमी कोई गलतियाँ ना दोहराइए भैया, समझ रहे हैं आप लोग। मस्त रहिए, बिंदास रहिए।